आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 11 का नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और ये हमारे सेकंड चैप्टर का ही एक पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन को स्टडी करने से पहले हमको थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज होना अनिवार्य है। तो वेक्टर के नाम से ये उन्होंने एक चैप्टर बना के रखा हुआ है फिजिक्स की बुक में, उसको हम बोलेंगे वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो हम इसमें वेक्टर की स्टडी करेंगे। ओके, तो वेक्टर क्या होता है और हमको क्यों वेक्टर स्टडी करना है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में। बिना वेक्टर के एनालिसिस के आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को समझ भी नहीं पाएंगे और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको वेक्टर की हर वक्त जरूरत है। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दूंगा किस तरह की जरूरत है। एनीवे, पहले हम ये डिसाइड करेंगे फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स की दुनिया में हम हर एक चीज को मेजर करना चाहते हैं, भले वो लेंथ हो, भले वो मास हो, भले वो टाइम हो, भले वो डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो। तो नेचर में जो भी कुछ हमको दिखता है उसको हम एक नाम देते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक को जो नेचर में कंपोनेंट है, नेचर ने जो कंपोनेंट बनाए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उनको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और उस नाम की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का ये चारों तरफ फैली हुई है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरों को बताना चाहते हैं। तो अब आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ पर कि किस तरह से आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा और कब आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आप स्वयं डिसाइड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान परचेज करने के लिए। तो परिवारजन बोलेंगे क्या लेने जा रहे हो, मैंने बोला शुगर लेने जा रहा हूँ। कितनी शुगर लेने जा रहे हो, अगला क्वेश्चन यही आएगा ना, कितनी शुगर लेने जा रहे हो, हाउ मच। तो ये जो शब्द आता है कितनी, तो मैं उससे बोलता हूँ 5 kg या 10 kg 20 kg, और उनको बात समझ में आ जाती है कि ये बंदा यहाँ से जाएगा 5 किलो शक्कर लेकर आएगा। तो मैंने क्या बताया, केवल साइज बताया। क्या बताया, साइज। 5 किलो मैंने बोल दिया, उसको बात समझ में आ गई। तो ये मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। किस केस में कंप्लीट हो गया, तो मैं कहूंगा मास के केस में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं मार्केट से मास को परचेज करने जा रहा हूं और मास क्या है, शुगर है। और शुगर के पास क्या होता है बेटा, मास। राइट, बात समझ में आई। इसी तरह से अब मैं रास्ते में चलना स्टार्ट किया मैंने, और एक दो मिले मेरे लोग, फ्रेंड सर्कल में कोई लोग मिले, तो मैं तो बेवकूफ था बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ, मैं बोला भाई टाइम कितना हुआ है, मैंने बोला टाइम अभी बताता हूँ, सुन ले। तो मैंने बोला कि जब मेरी जो सुई है, जो निडल है, वॉच की जो निडल है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो 1 बजेगा, साउथ डायरेक्शन में होगी तो 2 बजेगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगी तो 3 बजेगा। अब वो बंदा बोलता है तू डायरेक्शन बता रहा है कि टाइम बता रहा है, तेरे से टाइम पूछ के तो मैंने गलती कर दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम बताने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता है या नहीं, तो आंसर नो। हमने बोला 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, 3 आवर हुआ, 5 आवर हुआ, 5 बज के इतना टाइम हो गया, 5 बज के इतने सेकंड हो गए, और हमारी बात कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। तो टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता है क्या, नो। ओनली क्या बताया हमने, मैग्नीट्यूड, और उसको बात समझ में आ गई, हमारा कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन में हम किसका कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टाइम का, टाइम बता रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम मार्केट से जब कुछ सामान परचेज जाते हैं तो हम मास लेते हैं, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब मैं गया, सामने ठेला वाला खड़ा था, अरे भाई क्या भाव चल रही है सब्जी, उसने बोला 8 रुपए किलो तुरैया, 20 रुपए किलो बैगन, 30 रुपए किलो टमाटर, 5 रुपए किलो भिंडी। बढ़िया। तो उत्तर की दिशा से मेरे को आलू दे दे, नहीं बाकी तो दक्षिण में रखे, उत्तर से कहां से देगा वो, जो दक्षिण में रखे ना, तो उत्तर से कहां से उठा के लाके दे देगा। तो ये एक गलत क्वेश्चन हम उससे कर रहे हैं कि हम उत्तर से दे दे, दक्षिण से दे दे। हमको केवल उससे हमने ये पूछा कि इस वेजिटेबल का भाव क्या है, इस सब्जी का भाव क्या है। तो उसने हमको एक लाइन में आंसर दिया कि ये इसका भाव है इतने रुपए किलो केजी, इतने रुपए, उसका इतने रुपए, उसका इतने रुपए। तो उसने क्या बताया, ओनली साइज बताया। ठीक है, साइज को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड।
कि वो साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो हमने क्या बताया, उसका साइज बताया, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। और हमको बात समझ में आती है कि आलू का भाव 10 रुपए किलो, भिंडी का भाव 20 रुपए किलो, टमाटर का भाव 30 रुपए किलो। और हम खरीद सकते हैं, अगर हमको अच्छा लगे तो खरीद लो, नहीं लगे तो दूसरी जगह खरीद लो। तो हम बात समझ रहे हैं कि मास को परचेज करने के लिए मास का जो लेन देन वाला कम्युनिकेशन है उसमें हमको यस डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ओनली आप मैग्नीट्यूड बताएंगे उसको और वो आपका कम्युनिकेशन माना जाएगा। इसी तरह से अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। जैसे मुझे किसी टेम्पल पर जाना है और डबरा में काफी फेमस टेम्पल है ठाकुर बाबा का टेम्पल। ठीक, तो मैंने ठाकुर बाबा का टेम्पल जाना है, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं पता। मैंने एक बंदे से पूछा कि ठाकुर बाबा का टेम्पल कितनी पोजीशन पर है, तो उसने मेरे को बताया 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 10 किलोमीटर ठाकुर बाबा की पोजीशन है। ओके, चले जाओ। तो अब मैंने चलना स्टार्ट किया। देखिए 10 किलोमीटर मेरे को जाना है, मेरी कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए मेरे को चलना है कितना, 10 मीटर। तो ये स्पीड है, ये मेरी पोजीशन का साइज है, डिस्टेंस है, जिसको मुझे कवर करना है। तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैंने स्पीड किया, कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में मैं कितना मीटर चला जाऊंगा? 10 मीटर। ओके, तो वो पोजीशन किए। अब मैंने चलना स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर। इस तरह से मैं चला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और मैं यहाँ पर 10 मीटर चल गया और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने बोला साहब तुमने तो टेम्पल बताया था आएगा, तो आया ही टेम्पल नहीं आया, क्योंकि टेम्पल तो उधर है, बट मेरी स्पीड कहाँ है? इधर है। मेरी पोजीशन कहाँ है? इधर है। तो आपको जाना इधर था, बट 10 मीटर तो सभी डायरेक्शन में, इधर भी 10 मीटर चले जा सकते हो आप, इधर भी 10 मीटर जा सकते हो, इधर भी 10 मीटर जा सकते हो। तो 10 मीटर तो हर तरफ है, बट आप अपनी मंजिल तक पहुंचे क्या? आंसर नो, नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। मैग्नीट्यूड, चलना कितना है, और चलना तो ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है। अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे और चलते ही रह जाओगे। हमने बोला कि 45 किलोमीटर ग्वालियर चले जाओ, चले गए 45 किलोमीटर, दतिया आ गए लेकिन ग्वालियर नहीं आया। 100 किलोमीटर भी चल जाओ तो भी ग्वालियर नहीं आया, क्यों? ग्वालियर चल जाए। तो पोजीशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। बिना मैग्नीट्यूड नहीं पता हो तो चलेंगे कितना, ये भी पता होना चाहिए, और प्लस उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तब जाके आपकी बात कंप्लीट मानी जाएगी। तो पोजीशन भी फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, बट वो वाली बात, वो वाला कम्युनिकेशन एक स्टेटमेंट में कंप्लीट नहीं होता, जबकि मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम वन स्टेटमेंट में कंप्लीट हो रहे थे। केवल क्या बताने थे? मैग्नीट्यूड बताने थे। बट पोजीशन एक ऐसी चीज है जिसको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। तो जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता होती है, ऐसी वाली क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बात समझ वेक्टर क्यों जरूरी है? अच्छा, फिर से और एक बड़ा मजेदार एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इधर देखिए। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर 2 बंदे खड़े हुए हैं। ये एक बंदा है, हाइट वाइट ठीक है, इसकी लंबा चौड़ा है। एक ये दूसरा बंदा है, ये बेवकूफ इसको धमकी दे रहा है, आ जा मतलब ना हाइट दे रहा, ना अपनी पर्सनैलिटी दे रहा है, और हो गया स्टार्ट। अच्छा, अब सुनिए, आप जानते हैं ये जो बंदा है, अगर ये इसको मारेगा तो ये मर ही जाएगा बेचारा। बट देखिए, ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि अगर ये इस पर किक मारेगा तो ये गया, नीचे गिरेगा। तो ये किक मारना, दैट इज फोर्स अप्लाई करना, और किक मारेगा तो ये इस डायरेक्शन में गिरेगा, और अगर इसका हाथ पकड़कर इसको ये खींच लेगा तो ये बच जाएगा। तो आदमी का मरना और बचना किस पर डिपेंड कर रहा है? किक पर या फिर डायरेक्शन पर? देखो, बचाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना है, मारने के लिए भी आपको फोर्स लगाना है, बट उसका रिजल्ट कैसे बदल सकता है?
डायरेक्शन। तो बताइए फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो मुझे मरने वाला है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये बच जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन आई कि नहीं आई? नॉर्मल सी बात है, हम मार्केट गए, हमको कोई सामान परचेज करना है, हमने पलंग उठवाया, फिर उठवाया, हमने ठेले वाले को बोला आओ भाई चला लेके तो जाना, उसने कहा ठीक है लेके चलूंगा, इतने पैसे लगेंगे, पर जाना कहाँ है तो बता। आई डायरेक्शन? आई कि नहीं आई? तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उसको जब कंबाइन कर देते तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, वेक्टर। और वो वेक्टर कोई अलग चीज नहीं होती है, वो वही चीज होती है जो, तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीजें हो सकती हैं, डायरेक्शन प्लस क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर पर डिपेंड करेगी, वो किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी। पोजीशन है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का पोजिशनिंग डिस्प्लेसमेंट हम बताएंगे अभी आपको किस तरह से। बट फोर्स, पोजीशन, इनको एक्सपेंड करने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? यस, समझ आ गई बात? तो आप ज्यादा बहस नहीं करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। अब आपको बात समझ आ गई। स्केलर मतलब नाम से स्पेस है, स्केल, एक बॉडी का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो हम क्या बता रहे हैं, स्केल बता रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओनली हमने उसका क्या बताया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। तो वन लाइन डेफिनेशन इसकी नोट कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? तो आंसर यस, आंसर इज स्केलर क्वांटिटीज। सुनिए, फिजिकल क्वांटिटीज whose description is complete with magnitude only, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? तो आंसर है मास, इसका एक एग्जांपल है साइज यानी कि लेंथ, इसका एक एग्जांपल है लेंथ की डिस्टेंस होती है, वो भी एग्जांपल है। अच्छा, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाई। अच्छा, आप क्वेश्चन क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी बता। नहीं, मैग्नीट्यूड होता है, सही बोल रहे हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। अब आप खुद ही एक इमेजिन कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वेक्टर को तो आप ऐसे समझोगे, पेट्रोल समझाता हाँ वही बता रहे। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल के पास गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवाई, पेट्रोल डलवाने से क्या होता है, उसके पास एनर्जी आती है। अब एनर्जी वेक्टर है या स्केलर है? तो आंसर है 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से वो 40 किलोमीटर चलती है। अब तुम 40 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चलाओ, 40 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में चलाओ, क्या हवा में उड़ाओ, क्या मतलब है डायरेक्शन से? कोई मतलब नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में उसकी जो क्या बोलते हैं एनर्जी है वो फिक्स है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती। तो एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी है, इसके अलावा। और आप एक चीज जानते हैं, एनर्जी किससे बनती है, वर्क से बनती है, तो वर्क की कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। इसी तरह से टेम्परेचर, ठीक है, हीट भी एनर्जी होती है। इस तरह से ये सब क्या कहलाएंगे, आपकी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में हमको क्या चाहिए, क्वांटिटीज विच फॉर देयर डिस्क्रिप्शन नीड टू इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर की एग्जांपल क्या होना चाहिए, वेक्टर की एग्जांपल है हमारे पास फोर्स, जो हमको बहुत इजीली एक्सप्लेन करता है वेक्टर को। ओके, और फोर्स से हम अपनी लाइफ में घिरे हुए चारों तरफ। पोजीशन, एवरीडे हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, एवरी इंस्टेंट हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से एक्सेलरेशन, और सोचिए जितने भी हम क्लास 11 और 12 में फील्ड स्टडी करेंगे, फील्ड की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और द फील्ड, सब की सब कौन सी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये सब क्या कहलाती है आपकी, और भी हो सकती है। जैसे जैसे आगे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो इस तरह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए,
डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बात कंप्लीट मानी जाएगी। वो स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज उनको कहना है जिनकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए, वो वेक्टर है। ठीक है भाई, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे की चीजें समझिए जरा वेक्टर में। अब हम ये समझ गए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बट दोनों चीजें अगर हमारे सामने रख दी जाए, एक स्केलर भी बता दिया जाए, आपको वेक्टर भी बता दिया जाए, बट आप उसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे, अंतर कैसे लगाएंगे, अंतर कैसे आपको समझ में आएगा कि ये वेक्टर लिखा है, ये स्केलर लिखा है। तो सब लोगों ने मेरे बैठ के तय कर लिया कि भाई वेक्टर जो फिजिकल वेक्टर वाली जो क्वांटिटी है उनको हम तीर लगाकर, एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे? एरो लगाकर। जिस पर एरो लगाए उसे डिक्लेयर कर देंगे दिस इज अ वेक्टर, और जिस पर एरो नहीं लगाए उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? स्केलर। बड़ा आसान हो गया। तो ये थोड़ा सा हमको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अब वेक्टर को राइट करने के लिए, लिखने के लिए राइटिंग में हमने उसकी दो मेथड बनाए हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो राइटिंग मेथड में हम क्या करेंगे? सिंपली राइटिंग मेथड में हम लोग क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को अलजेब्रिक मेथड में लिखने का क्या तरीका है? देखिए, ये हम एक फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन पर हमने ये लगा दिया एरो, तो ये क्या बन गया? वेक्टर। ये हटा दिया ओनली स्केलर। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर में ये डिफरेंस है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये जो पार्ट होता है ये हमको किसके बारे में बताएगा? साइज के बारे में, दैट इज मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है वो हमको उसकी डायरेक्शन बताएगा कि एक्सेलरेशन है, उसका इतना मैग्नीट्यूड है, बट किस डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। ओके, जैसे फोर्स एफ लिखा है, एफ के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो आप समझ गए ये फोर्स है और इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये राइटिंग मेथड है लिखने का तरीका। बट ये तो हम यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा जो मेथड हम ज्यादा यूज करेंगे वेक्टर में उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो उसको जरा समझिए, वो ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम करेंगे क्या? तो अंतर है, हम एक एरो बनाएंगे। एरो के पास दोनों चीजें होती हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो उसका साइज है, दैट इज मैग्नीट्यूड, और जो तीर लगी होती है नोक, वो उसकी क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? एरो। दिस इज अ एरो। अब एरो में ये जो इतना बड़ा जो लेंथ है, ये हम इसको बोला करेंगे साइज, यानी कि मैग्नीट्यूड। और ये नोक है, ये उसकी डायरेक्शन बताएगी कि साइज है बट इस डायरेक्शन में। अगर हम एरो ऐसे बना देंगे तो ये वाला साइड इस डायरेक्शन में, अगर हम एरो ऐसे बना देंगे तो ये वाला साइड इस डायरेक्शन में। तो नई बात। ओके, अगली चीज, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक नाम देंगे टेल या फिर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, या फिर ओरिजिन। तो ये सब एक ही इसी लोकेशन के नाम है। टेल बोलो, इनिशियल पॉइंट बोलो, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। तो इस लोकेशन का नाम हमेशा क्या रखा जाएगा? टेल नॉर्मली भाषा में, या फिर इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन या स्टार्टिंग का एक के नाम। अब इधर आ जाओगे। अब ये जो एरो है, एरो की नोक है, इस नोक को हम नाम देंगे हेड, या फिर हमने इसको नाम दिया फाइनल पॉइंट। क्या नाम दिया? फाइनल पॉइंट। या इसको हमने नाम दिया टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ओके। तो कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या बन गया? एरो, और एरो के बेसिस पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने एक लोकेशन को नाम दिया O, ओरिजिन। इस लोकेशन को नाम दिया P,
तो हम इसको लिखेंगे कहते हैं ओ पी वेक्टर। तो ओपी साइज है और वेक्टर उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ओपी वेक्टर, समझ गए। अब और डिटेल में इसको बात करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। एक कार की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ कार, वेलोसिटी ऑफ अ कार 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। और हमको ये डायरेक्शन पहले से ही पता रहती है, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, देखो पता है। अब हमने आपको एक आर्गुमेंट दिए कि वेलोसिटी ऑफ कार 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप इसका क्या बनाओगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहते हो ग्राफिकली मेथड से। तो आपको एक एरो बनाना है टुवर्ड्स ईस्ट, ये बनाया आपने, ये एरो इतना बड़ा, जिसमें 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इतना बड़ा जो साइज है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और ये 5 मीटर, तो आप इतना बड़ा वेक्टर बनाओगे टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ कार है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। तो अब एक दूसरी कार है, वेलोसिटी ऑफ कार टुवर्ड ईस्ट, बट उसकी स्पीड कितनी है, अगर 3 मीटर। तो आप इतना बड़ा वेक्टर नहीं बनाओगे, आप बनाओगे ये 1 2 3, मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान कर समझकर थोड़ा सा उससे छोटा बना देना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार सेकेंड कार 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस बिल्कुल समझ में आता है कि ये वाली वेलोसिटी कम है इस साइड को देखकर, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है इस साइड को देखकर, इस साइड ये साइड को देखकर, एरो को देखकर, ठीक है। तो एरो को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइज कितना है, ओके। और ये एरो हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाएंगे जो वेक्टर है, भले ही वो डिस्प्लेसमेंट हो, भले ही वो पोजीशन हो, भले ही वो फोर्स हो। जैसे एक पार्टिकल पर यहां पर हमने फोर्स लगाया टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो ये हमने पॉइंट माना, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में कितना 3 न्यूटन। इसी पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो इसका वेक्टर इससे बड़ा होना था, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम, और इसी पॉइंट पर तो लग रहा है, तो इसी पॉइंट पर आपको बनाना है इस ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस होगी, रिजल्टेंट वेक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं, अभी आप लोग तक स्टडी भी किया, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वेक्टर की दुनिया में आगे, तब हम जानेंगे। फिलहाल आपने क्या बताया कि एक पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाया टुवर्ड ईस्ट की डायरेक्शन में 3 न्यूटन, और उसी पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाया टुवर्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 न्यूटन। तो आप सबसे पहले उसका क्या बनाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो नई बात, इसी तरह से ये रिवर है, इस रिवर में एक बोट खड़ी हुई है, यहाँ पर बोट के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। बोट के ऊपर झंडा लगा हुआ है, पानी फ्लो हो रहा है, तो झंडा पानी की वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, तो झंडा, या मान लीजिए आपकी जो बोट लगी है, बोट खड़ी है, बोट का इंजन स्टॉप है, बट पानी फ्लो हो रहा है, तो बोट पर फोर्स इस वेलोसिटी के कारण लगेगा, तो पानी, हाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण इतने का लगेगा, तो ये डायरेक्शन में जाएगा, तो हम उसका वेक्टर बनाएंगे। अब मान लीजिए पानी शांत है, आपने अपनी बोट को स्टार्ट कर दिया, मोटर चालू कर दी, तो अब बोट जाएगी अपने इंजन के कारण, और उसकी वेलोसिटी हमने लगी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका वेक्टर ऐसे बनाएंगे 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये टुवर्ड्स ईस्ट, समझ में? तो अब इसी बोट पर झंडा लगा हुआ है, अगर बोट नहीं चल रही है, केवल पानी फ्लो हो रहा है, तो झंडा पानी का फ्लो होगा, पानी नहीं बह रहा है, केवल बोट चल रही है, तो झंडा बोट की कारण फ्लो होगा, लहराएगा, ठीक है। बोट भी नहीं चल रही है, पानी भी नहीं चल रहा है, हवा चल रही है, और वो हवा की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, 1 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ एयर, तो झंडा हवा की तरफ लहराएगा। अब मान लो तीनों चालू हो गए, तो झंडा किधर लहराएगा, ओके। हम इसको सॉल्व करेंगे,
पहले तो हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम बनाने में हमारी हेल्प कौन करेगा, वेक्टर। और वेक्टर बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे जो उसका साइज बताएगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा। और फिर उसके जो भी मेथड होते हैं वेक्टर अलजेब्रा तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तो जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा उसकी वजह से आप उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। समझ में बात? तो फर्स्ट स्टेप क्या, आपको क्या बनाना है उसका डायग्राम, दिस इज अ वेक्टर डायग्राम। क्लियर हुआ? ओके। अब इतनी चीज समझने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा ये समझना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, तो उसको लेते हैं। तो हम लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ जी, तो अगली चीज हम इसमें ले रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आपको दो तरह के वेक्टर मैं पहले आपको बताता हूं। तो फर्स्ट पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर के लिए एक ही कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है, हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पोलर वेक्टर किसको कहा जाता है, जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी बताइए। दूसरी चीज, ये कौन से मोशन को इफेक्ट करता है या कौन से मोशन के लिए हमने बनाया हुआ है, तो आंसर है लीनियर। कौन से मोशन के लिए बेटा, लीनियर। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं अच्छे से। व्हाट यू मीन बाय पोलर वेक्टर। तो जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहना है पोलर वेक्टर। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो तुरंत दूसरा आदमी बोलेगा कहाँ लगाया, तो मैं बोलूंगा यहाँ लगाया, इस लोकेशन पर लगाया। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह से मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट की, अपने घर से स्टार्ट की, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर में इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये आती है, इसमें जो मोशन हम लेंगे वो कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। ठीक है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब उसके पास हैविंग वेलोसिटी, हैविंग एक्सेलरेशन, हैविंग फोर्स, उसके पास फोर्स भी है, एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है, तो वो सब स्ट्रेट लाइन में ही है, यानी कि लीनियर मोशन कर रहे हैं। तो जितने भी वेक्टर होंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर फोर्स, ये सब काय में आएंगे, पोलर वेक्टर में आएंगे। बात समझ में? दूसरे तरह का वेक्टर सुनिए, ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, एक्सल वेक्टर। अब एक्सल वेक्टर क्या होता है, डू नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट विच इफेक्ट रोटेशनल मोशन। ये कौन से इफेक्ट, किस मोशन को इफेक्ट करता है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब की सब कैसे वेक्टर होंगे, एक्सल वेक्टर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये पंखा खड़ा है या चल रहा है, तो आप बोलते हो चल रहा है, तो चल के चला क्यों नहीं जाता, नहीं चल रहा, घूम रहा है रोटेशनल में, नहीं चल रहा तो खड़ा है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं चल रहा है, तो चल के चला क्यों नहीं जाता, और चल नहीं रहा तो खड़ा क्यों है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है कि ये पंखा चल रहा है कि खड़ा है, अगर आप बोलते हो चल रहा है तो मैं बोलूंगा चल के चला क्यों नहीं जाता, अगर आप बोलते हो खड़ा है तो मैं बोलूंगा चल तो रहा है, फिर आप बोलोगे चल रहा है तो फिर मैं बोलूंगा चल के क्यों नहीं चला जाता। तो इस चीज को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला जो मोशन है वो दो तरह के मोशन होते हैं। एक वो वाला मोशन होता है जिसमें पोजीशन चेंज होती है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। ये वाले मोशन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये अपनी ही लोकेशन पर रहता है, इसलिए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो ये फैन का कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, जिसमें वो अपनी जगह पर, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट है, वो कहाँ है, वो डंडा लगा हुआ है। वो डंडा चलता है क्या, और डंडे से फैन लगा हुआ फैन घूमता है, तो फैन अपनी जगह पर रहकर घूम रहा है, दिस इज अ रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन में ये वाला वेक्टर आता है। अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर का अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आप वेक्टर कह रहे हो उस चीज को तो बताइए डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन के हमने कुछ रूल बनाए हुए हैं, और वो रूल आपको समझ लिए हैं, जिसको हमने नाम दिया है राइट हैंड कर्व रूल। तो एक्सल वेक्टर की
जो डायरेक्शन होगी वो किस रूल से डिसाइड की जाएगी, राइट हैंड कर्व रूल से डिसाइड की जाएगी। और ये कौन से मोशन के बारे में बताता है हमको, तो हम करें रोटेशनल मोशन के बारे में बताता है। और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं और डिस्क्राइब करूंगा, पहले एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे देखिए एक और चीज, रोटेशनल मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, तो आंसर उसके पास वो पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, अच्छा, बट एक चीज चेंज होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अभी इसकी पोजीशन ये है, थोड़ी देर बाद देखते हैं ये है, थोड़ी देर बाद देखते हैं ये है, तो हम देखते हैं कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल पर टर्न हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, एंगल चेंज हो बट इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो घूमने वाले ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जिसके सामने एंगुलर शब्द आएगा वो सब कौन से वेक्टर कहलाएंगे, आपके एक्सल वेक्टर। और सभी एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन किससे डिसाइड करोगे, राइट हैंड कर्व रूल पे डिसाइड करोगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में मेंशन करूंगा। आज इधर ध्यान दीजिए, इसकी एग्जांपल सुनिए, एंगुलर वेलोसिटी, एक एग्जांपल लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फोर्स। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सब के सामने एंगुलर शब्द आएगा तो आप तुरंत ही समझ जाओगे ये कौन से वेक्टर, कौन सी कैटेगरी के वेक्टर में आते हैं। तो आंसर है एक्सल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और जिसमें लीनियर शब्द आएगा वो सब लीनियर आए या नहीं भी आए तो भी आप समझ जाओगे वो कौन से वेक्टर है, पोलर वेक्टर, ठीक है ना। और एक्सल वेक्टर का तो अलग रहता है। अब इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को जरा ध्यान से समझिए बेटा सभी लोग। अब इसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड कर्व रूल से। ओके, कैसे निकालेंगे तो सुनिए, इसके लिए हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे, ये हमारा राइट हैंड है। ओके, अब ये जो हम फैन देख रहे हैं इसके रोटेशन को हम देखेंगे कि इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, और उसी डायरेक्शन में हमको अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेना है। अब देखिए ये हमारा फैन का मोशन है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये प्लेन, इमेजिन करिए ये प्लेन है और इस प्लेन में ऐसे घूम रहा है। तो अब ये आपने अपने हाथ को सेट किया, ये टर्न कराया, कौन सी तरफ घूम रहा है। ओके, इधर देखिए ये टर्न कराया आपने, तो अंगूठा हम किस डायरेक्शन में आया, अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या आती होगी, अपवर्ड। तो आपको थंब आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन। तो ये जो उंगलियां हैं, ये आपकी जो फिंगर है वो घुमाव की डायरेक्शन में आपको टर्न करानी है, तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा, उस एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। अब आप देखिए ये जो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन है ये इस प्लेन के नॉर्मल है, कहती है नॉर्मल। तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज प्लेन की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है या फिर नॉर्मल होती है। ये जो फैन लगा हुआ है इसका डंडा कैसे लगा हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, और वही डंडे की डायरेक्शन ही, डंडा क्या होता है उसका एक्सिस, और इसकी जो घूमने की डायरेक्शन होती है उसी एक्सिस के अलाउंग होती है, अलाउंग दी एक्सिस। तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, अलाउंग दी एक्सिस टू द प्लेन। अब वो डिपेंड करेगा कि उसका घुमाव एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड ऊपर की तरफ, और अगर देखिए क्लॉकवाइज है तो आपको ये वाला हैंड यूज नहीं करना है, रूल किसका है, राइट हैंड का। तो देखिए इधर की तरफ है, ऐसे घुमाऊंगा तो मुझे टूट जाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस। तो अल्टीमेटली आपका थंब कहां चला गया, नीचे, और ये देखिए लाइक दिस। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टूवर्ड डाउनवर्ड। तो ये कहां गया, डाउनवर्ड, बट होगी क्या थी, नॉर्मल। समझ में आई बात। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। इसी तरह से हमने एक्सल वेक्टर में एक चीज और देखी, हम एरिया को देखते हैं। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, तो आंसर है एरिया को हमने वेक्टर माना हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तो वेक्टर, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो स्केलर है। बट बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे एक चीज क्या बोलते हैं उसको, क्लास 12th में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहां पर हम एरिया को वेक्टर मानेंगे, ठीक है। अगर आप वेक्टर मानते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या है,
उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन कुछ इस तरह से, जैसे मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमने छाता लिया, अम्ब्रेला, ओके, हमने छाता ले लिया अपने हाथ में। ये छाते का क्या है? एरिया। जो कपड़ा होता है उसका एरिया है, ये डंडा लगा हुआ है। हमने बोला बरसात इधर से आती है, छाता इधर कर लो, तो ये आपने डंडा पकड़ा, ये छाता किया, तो बरसात से बच गए। बरसात बंद हुई, धूप निकल आई, छाता इधर कर लो, तो ये आपने डंडा पकड़ा और ये ऐसे किया, धूप से बच गए। आंधी आ रही है, छाता इधर कर लो, तो ये ऐसे किया, छाते के साथ तो उड़ गए। तो अब ये जो एरिया है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये हैंडल से, और ये हैंडल क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन कि एरिया इधर, एरिया इधर, और ये डंडा कैसे लगा है? इस एरिया के नॉर्मल। तो एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है? नॉर्मल। या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड, दोनों तरफ होती है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसको लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लीजिए। ये हम कैलकुलेशन की बेसिस पर डिसाइड करते हैं। बट होती कैसी है? नॉर्मल। तो एरिया में कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि वेक्टर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, और फिजिकल क्वांटिटीज में किसको डिसाइड करेंगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, वो दो चीजों के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है तो वेक्टर होता है, और इसके बाद ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है? स्केलर होता है। और कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात किया और कुछ टाइप्स समझे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टाइप्स में बताऊंगा।